हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स फ्रिक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेक्चर नंबर 1 में हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो ऑब्जेक्ट का, जहां पे किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट है। जब वहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तब वहां पे क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा दूंगा वन बाय वन। आप इसको डेफिनेशन जो है मैं लिखा देता हूँ इसकी, आप नोट कर लीजिए इसके बारे में। और एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग के बारे में मैं जब एग्जांपल बताऊंगा ना तो अपने आप आपको समझ में आएगा कैसे वो एडजस्ट करता है अपने आप को। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन between the object in contact. सेकेंड पॉइंट, या तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन की, मतलब ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट जब बस जाने वाला ही है, ठीक है ना, बट जा नहीं रहा है, वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है ना। देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ relative motion. Third point, it is self-adjusting force. It is self-adjusting force. आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक रखा गया है, सरफेस आपका रफ है, ठीक है, इसलिए ये रेस्ट पे है। चलिए मान लीजिए कि आपने इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को खींचने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। उसके बाद भी आपने देखा कि ये ब्लॉक अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, मतलब इसमें रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पर है वहीं पे है, मतलब रेस्ट पर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लग जाएगा 1 न्यूटन का, ठीक है ना, 1 न्यूटन का। तभी तो बैलेंस कर देगा, क्योंकि सरफेस रफ है। 1 न्यूटन का यदि फोर्स लगाए, ये रेस्ट पे है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा 1 न्यूटन का। मान लीजिए कि आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तब पर भी ये ब्लॉक रेस्ट पर ही है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा। मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेगा वो, ठीक है ना, अपने आप को क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। मान लीजिए आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब पर भी ये ब्लॉक रेस्ट पर ही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन का हो जाएगा। तो आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यदि उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आप फोर्स लगा दोगे तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, और वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ओके,
चलो तो नोट कर लो एग्जाम्पल और ये कुछ डेफिनेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। जहां पर ब्लॉक या ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है वहां पे कितना मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। द मैक्सिमम पॉसिबल value of static friction that a body can exert on the other body in contact with it. It is called limiting friction. It's called limiting friction. Okay. That means कि हम कह सकते हैं जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी, जहां पर ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन अभी मैंने बताया, लेकिन वहां पे मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया था। तो एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फार्मूला जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। जैसे आपने काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला पढ़ा था म्यू के इंटू एन, ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फार्मूला होता है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू एस क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। म्यू के का क्या नाम था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वैसे म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। जैसे म्यू के आपका यूनिट लेस था, डायमेंशन लेस था, कोई यूनिट नहीं था, वैसे ये भी क्या होता है? यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना? यूनिट लेस डायमेंशनलेस, और ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट।
म्यू एस की वैल्यू जो होती है वो म्यू के से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। और आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस देन या उसके इक्वल होती है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फार्मूला होता है, म्यू एस इंटू एन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ म्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मान लो म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है, ठीक है। तो आप वहाँ पे म्यू एस की वैल्यू भी 0.2 लेंगे और म्यू के की वैल्यू भी क्या लेंगे, 0.2 लेंगे। बात समझ में आई? इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि म्यू दिया हो तो आप वहाँ पे म्यू एस और म्यू की दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और दोनों की वैल्यू उतनी ही होगी, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स के बीच में ग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेईई और नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो उस ग्राफ को पहले मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको वो ग्राफ समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। टेन kg का ब्लॉक है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F। कितना लग रहा है फोर्स? F। और इस सरफेस पे म्यू एस की वैल्यू है 0.51 और म्यू के की वैल्यू है 0.50, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। और इसका एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल एन एम जी। जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 100। म्यू एस की वैल्यू है बेटा 0.51 इंटू 100। तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 51 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 51 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो भी क्या है। फाइंड सेकेंड, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स and find frictional force and acceleration for given value of f, ठीक है। आपको फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ f। तो उसके लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो है कॉलम में, ये आपका है एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स इन न्यूटन, और आपका एक्सेलरेशन है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैपिटल एफ की वैल्यू गिवन रहेगी, जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है और उसकी वैल्यू कितनी है। इस टेबल को फिल करते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज के लिए। फिर इसके बाद हम ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 0 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या लगेगा, कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, और आपका एक्सेलरेशन भी कितना होगा 0, क्योंकि ब्लॉक जो है रेस्ट पे है। सपोज आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब पर भी ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो होता है इस सरफेस पे लगने वाला मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 51 न्यूटन, तो 1 न्यूटन यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तब पर भी तो ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि 51 न्यूटन क्रॉस करेगा तभी तो वो मूव करेगा, ठीक है। तो उस केस में ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0, बच्चों कितना होगा 0। इसी तरीके से यदि आपने 2 न्यूटन लगाया तो तब पर भी वो रेस्ट पे रहेगा, और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और वहां पे कितनी, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, और एक्सेलरेशन कितना होगा 0, एक्सेलरेशन कितना होगा 0। मान लीजिए आपने 10 न्यूटन लगाया, ठीक है, अभी लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और उसकी वैल्यू भी 10 न्यूटन होगी, एक्सेलरेशन 0। 20 न्यूटन लगाया तो Fs कितना हो गया 20, और ये 0। इसी तरीके से आपने मान लीजिए 50 न्यूटन लगाया, कितना बेटा 50 न्यूटन, तो तब पर भी वो रेस्ट पे था, तो Fs कितना हो गया 50 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। अब आपने 51 न्यूटन लगा दिया, इसके इक्वल लगा दिया, ठीक है, इसके इक्वल लगा दिया, तब पर भी वो रेस्ट पे ही था, ठीक है ना, और उसकी टेंडेंसी थी जाने की, बट जाने वाला ही था, ठीक है, तब पर भी वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, और उस समय भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 51, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका 0। अब मान लीजिए आपने बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा भी फोर्स बढ़ा दिया इस ब्लॉक पे, ठीक है ना, 51 से थोड़ा सा हल्का सा फोर्स बढ़ा दिया, मान लीजिए 51.0001 न्यूटन का फोर्स लगाया। उसके बाद जैसे ही आपने थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन को, ये एक्सटर्नल फोर्स वाली वैल्यू क्रॉस की, ये ब्लॉक जो है मूव करने लगा, तब उस समय क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आप बोलोगे सर म्यू के इंटू एन, म्यू के गिवन है 0.50, एन की वैल्यू है 100, कितना आ जाएगा आपका 50 न्यूटन आपका आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, और आपने जो फोर्स अप्लाई किया है 51.001 न्यूटन का, और F के इस तरफ लगेगा, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका ना, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन लगेगा, तो F के जो है इस तरफ लगेगा 50 न्यूटन का, ठीक है। तो नेट फोर्स हो जाएगा 51.001 माइनस 50, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का मास कितना है 10, तो नेट फोर्स हो जाएगा 51.000, कितना जीरो है 4 0, 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा बेटा 1.000001 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1000001, ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 60 न्यूटन का, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो
वो ब्लॉक अब मूव करने लगेगा तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी, 50 रहेगी। ठीक है, अब आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा एफ नेट 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10, और 10/10 कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसी तरीके से यदि आपने 70 लगाया तो फ्रिक्शन काइनेटिक ही रहेगा और एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 80 हुआ तब पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3। 90 लगाया काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहेगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? आपने 100 न्यूटन लगाया तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा 50 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने एक आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गया होगा, तो टेबल नोट कर लीजिए। अब मेन बात है, जो जिस ग्राफ को हम ड्रॉ करना चाहते थे उस ग्राफ के बारे में मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए आपका जो ग्राफ है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का ग्राफ है। फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का ग्राफ है। चलो देखिए आप एक्सटर्नल फोर्स पहले देखिए 0 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना था 0, और उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन था 1 था तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 1। यदि 2 था तो फ्रिक्शन कितना है 2। दैट मीन्स कि यदि आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा था 1। यदि इसी तरीके 2 लगाओगे तो कितना आएगा 2। सब तो वो जैसे मैंने 10 लगाया तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है 10। दैट मीन्स कि आपका 51 न्यूटन तक तो ये ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आया ना? ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा आप लोगों को। ये जो है 51 न्यूटन तक ऐसा ग्राफ रहेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। 51 न्यूटन पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफएस है और कितनी है वहाँ पे 51 न्यूटन। ठीक है ना, ये देखिए 51 न्यूटन है। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 51 है तब पर भी वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 51 ही है, राइट। चलो उसके बाद आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया तो अब वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और देख रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 50 है, मतलब 51 से थोड़ी सी कम है, और एक्सेलरेशन आ गया उसमें। दैट मीन्स कि यदि आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, और इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन है और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 50, यहाँ पे 50 है। ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज है। उसके बाद देखो जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो उसके बाद चाहे जितना फोर्स लगा दो आपके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब फ्रिक्शन ऐसा ऐसा। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट 0 से 51 के लिए ऐसा ग्राफ, उसके बाद थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया तो थोड़ा सा फोर्स की वैल्यू जो है डिक्रीज हुई, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आया। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन जो है लगातार जितना भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया सबके लिए कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट था। ओके, नोट कर लीजिए। ये ग्राफ कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और एक्सटर्नल फोर्स है आपका न्यूटन में। देखिए 0 से 51 के लिए, 0 से 51 के लिए आपका एक्सेलरेशन क्या है 0।
दैट मीन्स कि 51 न्यूटन तक तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। तो ऐसा ग्राफ होगा, हाँ 51 न्यूटन तक। उसके बाद आपने फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई थी, तो एक्सेलरेशन आया था 0.10001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि आपने थोड़ा हल्का सा फोर्स बढ़ाया, उसके बाद आपका जो एक्सेलरेशन आया था यहाँ पे वो कितना है, 0.00001 वन, हाँ 1 टाइम्स। ठीक है, 001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखो अपने फोर्स जो है लगातार बढ़ाते गए, तो कैनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट था, लेकिन एक्सेलरेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि यदि मान लीजिए आपने एक्सेलरेशन 60 किया, ठीक है, तो उस समय सॉरी एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन लगाया, तो फोर्स कितना आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1। ऐसे ही 70, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 80, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइनल कितना है आपका 100 तक हमने बनाया था। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा आपने फोर्स बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से ग्राफ, इस ये थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये था फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का ग्राफ, और एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स के बीच का ग्राफ। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिया। चलो अब कुछ एग्जांपल करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड। ओके, एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन गिवन है आपका, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस आपका रफ है, इसका म्यू गिवन है 0.50। कितना है 0.50 या 0.5 कर लो। यहाँ ऊपर से फोर्स अप्लाई किया गया है F, ठीक है, और इस तरफ लगाया गया 60 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का, 60 न्यूटन का फोर्स है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड F की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, सच दैट 10 kg block will be at rest. Find F, ठीक है, find F so that 10 kg block will be at rest। ठीक है, F की वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि ब्लॉक क्या रहे, रेस्ट पे रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में म्यू गिवन हो
तो वहाँ पे आप म्यू एस की वैल्यू भी कितनी लेंगे, 0.5 लेंगे, और म्यू के की वैल्यू भी कितनी लेंगे, 0.5 ही लेंगे आप, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल लेंगे। इस ब्लॉक का एफपीटी बनाते हैं, एफपीटी बनाते हैं। ये 10 केजी का ब्लॉक, ठीक है। तो नीचे लगेगा आपके एम जी 100 न्यूटन, ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल, और एक फोर्स है कैपिटल एफ, इस तरफ है 60 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो एफ एस इस तरफ, ठीक है ना, एफ एस लग जाएगा इस तरफ, और उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी, 60 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स कितना है आपका, 100 न्यूटन। कितना आ गया बच्चों, 100 नहीं सॉरी 100 न्यूटन नहीं है, एक फोर्स है ना ऊपर से एफ, यहाँ से आपका नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए नीचे की तरफ दो फोर्स है, एफ है और 100 है, ऊपर एक, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ प्लस 100। एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एफ प्लस 100 आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है, या हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। अब जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू किसके होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, किसके इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एफ एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 60 है, तो 60 इज लेस देन इक्वल टू, म्यू एस की वैल्यू कितनी की मैंने, 0.5, और नॉर्मल फोर्स कितना है आपका, एफ प्लस 100, एफ प्लस 100, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 60 इज लेस देन इक्वल टू, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 एफ प्लस ये हो जाएगा 500, और एक डिजिट पे डेसिमल 50 हो गया। इसको उस तरफ से जाइए, तो 60 माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 0.5 एफ, 10 इज लेस देन इक्वल टू 0.5 एफ, ठीक है। इसको इस तरफ डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 10 बाई 0.5 इज लेस देन इक्वल टू एफ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/10, मतलब 100/5, 100/5 कर लीजिए, ठीक है ना। इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा आप लोगों को। 5 2 जा 10, दैट मीन्स कि 20 इज लेस देन इक्वल टू एफ, या ऐसे कह लो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर आपका 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये आपका सरफेस है, इस पे दो ब्लॉक रखे गए हैं। एक ब्लॉक का मास आपको गिवन है, एक ब्लॉक का मास आपको गिवन नहीं है। एक ब्लॉक का मास है 20 kg, एक है आपका स्मॉल एम। ये वाला सरफेस आपका स्मूथ है, स्मूथ है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू एस गिवन है 0.8, कितना गिवन है, 0.8। इस तरफ है आपका 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that
20 kg remains at rest. Find the value of m such that 20 kg remains at rest. ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। ठीक है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इस बार याद रखिएगा यहाँ पे म्यू एस गिवन है। क्या गिवन है? म्यू एस गिवन है। चलिए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्मॉल एम ब्लॉक का। जी की वैल्यू हम 10 लेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक ने इस पे नॉर्मल फोर्स लगाया ऊपर की तरफ N1 और इसका mg लगा यहाँ पे नीचे की तरफ m इंटू जी mg। ठीक, तो यहाँ से आपके पास आ गया N1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास mg। क्या आ गया? N1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? m इंटू जी। इस तरीके से आप 20 kg ब्लॉक का वीडियो बनाइए। तो इस सरफेस ने मान लीजिए इस पे नॉर्मल लगाया ऊपर की तरफ N2, ये N1 इस पे लगा रहा था तो M ब्लॉक का मास भी इस पे लगाएगा N1 बाई एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और इसका mg नीचे की तरफ हो गया 200। कितना हो गया? 200। 20 इंटू जी 200। ठीक है ना, या तो जी रखिए बाद में जी, क्योंकि यहाँ पे mg है ना, तो इसको जी रखिए बाद में रख लेंगे। ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए रख लीजिए यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो। और यहाँ पे जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10m हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10m। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। देखिए N2 ऊपर की तरफ है, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस 200। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 10m है और ये 200 हो गया। आपका आ गया N2, यहाँ से आ गया नॉर्मल फोर्स और N1 आ गया। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब अप्लाई करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे 200 न्यूटन है इस तरफ, तो इस सरफेस पे जो आपका फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ है 200 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, तो ब्लॉक रेस्ट पे मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 200 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा? 200 न्यूटन। अब आइए अप्लाई करते हैं। Fs is less than equal to F limiting. Fs is less than equal to mu s into n। Fs की वैल्यू कितनी है? ठीक है, Fs की वैल्यू है 200 न्यूटन। क्यों 200 न्यूटन? क्योंकि ब्लॉक जो है रेस्ट पे ही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 200 न्यूटन होगी। mu s की वैल्यू की है 0.8। नॉर्मल फोर्स आपका यहाँ पे इस सरफेस पे कितना है? 10m प्लस 200। 10m प्लस 200। ठीक है, 200 बाई 0.8 लेस देन इक्वल टू 10m प्लस 200। 8 बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। 10 ऊपर चला जाएगा बाई 8 10m प्लस 200। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 2 4 जाएगा 500 2 जाए, ये कितना हो जाएगा? 250। तो यहाँ से आ जाएगा 250 लेस देन इक्वल टू 10m प्लस 200। इसको इस तरफ ले जाके माइनस कीजिए आप, तो 250 माइनस 200 लेस देन इक्वल टू 10m, ये आपका जाएगा 50 लेस देन इक्वल टू 10m, या 50 बाई 10 लेस देन इक्वल टू m। 10 5 या 50, दैट मीन्स कि m इज 5 इज लेस देन इक्वल टू m। यहाँ से कर लो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। दैट मीन्स कि आपकी m की वैल्यू कितनी होगी? 5 kg बेटा। कितनी होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 kg आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 kg या 5 kg से ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो नोट कर लो।
ठीक है, चलिए बेटा एक एग्जांपल और करते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, कुछ इस तरीके से, कोई मान लीजिए कोई एक दीवार है ऐसे, और इस पे, और ये वाला जो सरफेस है आपका रफ है, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू। यहाँ पे स्मॉल m का ब्लॉक लगा है, ठीक है ना, स्मॉल m ब्लॉक। और अगर आप छोड़िए दीवार नहीं, मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा ब्लॉक है और ये वाला सरफेस आपका क्या है, रफ है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू गिवन है, यहाँ पे स्मॉल m है, और ये ब्लॉक जो है इस तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a सच दैट m does not fall, ठीक है। आप a की वैल्यू बताइए जिससे कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे कांटेक्ट में है वो नीचे ना गिरे, ठीक है ना, इस ब्लॉक से जो कांटेक्ट में है वो नीचे ना गिरे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एफबीडी बनाते हैं। स्मॉल m है, आपका यहाँ पे म्यू है, एक्सेलरेशन इस तरफ है ब्लॉक का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा, इस तरफ है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिए, इस छोटे ब्लॉक का इस बड़े ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा कैपिटल N, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसका mg जो है नीचे की तरफ लगेगा, तो mg इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा जो कि इसको पकड़ के रखेगा, और वो फ्रिक्शन कौन सा होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा होगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को यदि देखते हैं आप, तो आपको Fs की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से Fs इक्वल टू कितना आ रहा है, mg, Fs इक्वल टू क्या आ रहा है, m इंटू जी। अच्छा भाई, n नॉर्मल फोर्स लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए गिवन है, तो नॉर्मल फोर्स भी कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स एक ही लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और एक्सेलरेशन ए है, दैट मीन्स कि यही नॉर्मल फोर्स इसको इस तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, एक आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन का mg, और नॉर्मल फोर्स आ गया आपका m इंटू ए। अब आइए अप्लाई करते हैं, Fs इज लेस देन इक्वल टू F लिमिटिंग, ठीक है ना, F लिमिटिंग। Fs की वैल्यू क्या है आपकी, mg। F लिमिटिंग का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू गिवन है, तो म्यू एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू के इक्वल होगी, म्यू इंटू एन रख दिया। mg लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू है m इंटू ए, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, म्यू को उधर डिवाइड कर लीजिए, तो g बाई म्यू लेस देन इक्वल टू ए, ऐसे कह लो बेटा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू, ये आपका आंसर है, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाई म्यू से ज़्यादा या उसके इक्वल हुई, तो ये ब्लॉक जो है इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, ओके, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है। इन सभी न्यूमेरिकल्स को नोट कर लीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। जैसे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आप किसी ब्लॉक को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है, और यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो जस्ट जो है स्टार्ट स्लाइडिंग की पोजीशन में होगा, तो उसमें जो इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा होगा उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज angle of repose is defined as the angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just start sliding। ये डेफिनेशन, ठीक है। मतलब इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिससे किसी ऑब्जेक्ट को उस पर रखने पे वो स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, चलिए इसकी फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल आपका थीटा है, इस पे ब्लॉक एम रखा गया है, और ऊपर की तरफ है नॉर्मल एन, इस तरफ है आपका एम जी, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। और एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ये केस है जस्ट स्लाइडिंग का, तो ऊपर की तरफ कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। यदि स्लाइडिंग करने लग जाएगा तब वहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। देखिए इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए, तो आपको यहाँ से देखिए एम जी की जो है एन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा। देखिए एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल। एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा। एन आपका हो गया एम जी कॉस थीटा। आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी साइन थीटा के।
ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी mg साइन थीटा। यहाँ से मैं दो वैल्यूज मिल गई यहाँ पे। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू, एन कितना है एम जी कॉस थीटा। तो लिमिटिंग आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब हम अप्लाई करते हैं एफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग, ठीक है। एफ एस की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे रखते हैं बच्चों म्यू एम जी कॉस थीटा। देखिए एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, और आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या गया, म्यू। या थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स म्यू। कितनी आ गई बेटा, टेन इनवर्स म्यू। थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स म्यू। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 और टेन इनवर्स म्यू के बीच में होगी तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी एम जी साइन थीटा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू होगा तब वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइड करने वाला ही होगा। अब लेकिन जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा कर दिया आपने, थीटा की वैल्यू मान लीजिए आपने ग्रेटर देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू कर दिया, आपने थीटा की वैल्यू बढ़ाया तो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ स्लाइड करने लगा, और उस समय आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, उसमें आएगा आपका कैनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन आएगा, कैनेटिक फ्रिक्शन। और कैनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू, क्योंकि म्यू की वैल्यू, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय।